नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर के बारे में। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि आदमी जो है अपनी लाइफ टाइम में अपनी जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल, यानी अचल हो या चल संपत्ति, किसी भी तरह की संपत्ति को अपने जीवन काल में एकत्रित तो करता है, लेकिन उसको अपने परिवार के लोगों में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करनी है, यानी अपनी लाइफ टाइम में अपने परिवार के सदस्यों को किस अनुपात में देनी है, इस बारे में बिल्कुल भी वो नहीं सोचता। सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ टाइम में वो प्रॉपर्टी को, चाहे वो इमूवेबल हो या मूवेबल हो, एक्वायर करने की ही सोचता है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की नहीं सोचता, जो कि उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है, और वो भी उसके अंतिम दिनों में या फिर उस व्यक्ति के लाइफ टाइम के बाद में उस परिवार के लिए। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जब कोई भी बुजुर्ग अपनी लाइफ टाइम में कोई संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है और उसके चले जाने के बाद में उसके परिवार के जो सदस्य हैं, यानी कि जो उसके फर्स्ट क्लास के एलार्स हैं, उनके बीच में काफ़ी डिस्प्यूट्स खड़े हो जाते हैं, और डिस्प्यूट्स ही नहीं, लीगल केसेस भी बन जाते हैं। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए व्यक्ति को अपने लाइफ टाइम में दो काम बहुत ज़रूरी हैं जो कर लेने चाहिए। सबसे बड़ा काम है वो है अपनी लाइफ टाइम में अपने रहते हुए अपनी एक वसीयत, जिसको विल भी कहते हैं, बना लेनी चाहिए। दोस्तों, विल यानी वसीयत में जिस भी व्यक्ति को जिस अनुपात में अपनी चल या अचल संपत्ति वो देना चाहते हैं, वो उसका पूरा ब्यौरा दे दें, और पूरी तरह से उसका नाम, उस प्रॉपर्टी को जो उसको देना चाह रहे हैं उसका पूरा ब्यौरा, चाहे वो अचल हो या चल संपत्ति हो। और दोस्तों, इसमें एक चीज़ और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आपके परिवार में काफ़ी सदस्य हैं, लेकिन आप हर एक सदस्य को वो प्रॉपर्टी नहीं देना चाह रहे, तो आप उसमें स्पेसिफिकली ये भी मेंशन कर दें कि ये जो प्रॉपर्टी है मैं अमुक व्यक्ति को नहीं देना चाह रहा, और क्यों नहीं देना चाह रहा उसका भी डिस्क्रिप्शन डाल दें, ताकि वो बाद में किसी भी तरह का डिस्प्यूट का कारण ना बने। विल रजिस्टर्ड करवाएं या ना करवाएं, वो एक आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने अपनी हैंडराइटिंग में विल लिख कर छोड़ दी, तो उसमें आपको ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है, उसमें ना ही इतना ज़रूरी है कि आप उसको रजिस्टर्ड करवाएं। लेकिन अगर आपने टाइप कराई है और दो विटनेस के साइन हैं, तो आप जो है उसको रजिस्टर्ड करवा लें, ताकि बाद में भविष्य में किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट खड़ा ना हो। दोस्तों, अगर हैंड रिटन विल है और उस विल पे अगर कोई विटनेस भी नहीं है, तो भी वो विल मान्य होगी, और उस विल को प्रूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मृतक व्यक्ति की हैंडराइटिंग और उसके सिग्नेचर, अगर ये दोनों चीज़ वो प्रूव करवा देते हैं जिसके नाम से ये विल हुई है, तो ये विल मान्य होगी, और उस विल के द्वारा जो राइट दिया गया है जिस व्यक्ति को, वो उसका उत्तराधिकारी बन जाएगा। तो इस तरह से विल को आप अपनी मर्जी के हिसाब से अगर रजिस्टर्ड कराना चाहें तो करा सकते हैं, अदरवाइज आप अनरजिस्टर्ड विल भी अपनी हैंडराइटिंग और अपने दस्तखत से लिख कर रख लें, ताकि अपने जाने के बाद में किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि एक तो आप विल ज़रूर कर लें, और दूसरा जो काम है वो है नॉमिनी बनाने का। नॉमिनी बनाना यानी कि मान लीजिए आपने कोई LIC खरीदी है, कोई फंड्स खरीदे हैं, या आप जॉब में हैं, इस तरह की जो स्थितियां हैं वहां पर आप जो है अपना नॉमिनी नियुक्त जरूर करें, क्योंकि अगर नॉमिनी नियुक्त नहीं होगा तो बाद में जो पैसा है वो रिलीज नहीं हो पाएगा, और वहां पे आपके परिवार के लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो इस तरह से आप अपने जीवन काल में रहते हुए, एक तो अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ नॉमिनी जरूर बना लें, और दूसरा अपनी एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की विल बना कर रख लें, ताकि आपके जाने के बाद में आपके परिवार के बीच में किसी भी तरह का मनमुटाव या डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।